डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी करेंगे कि इसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट के अंदर करंट है या करंट नहीं है उसकी प्रेजेंस को मेज़र करने का काम आता है। और फिर हमने देखा कि वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कोइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो वो उस पर टॉर्क लगाती है। तो ये हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। तो हमने देखा कि जो आपकी करंट कैरिंग कोइल है, तो इस करंट कैरिंग कोइल को जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल पे क्या लगाती है, एक टॉर्क लगाती है। ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल से अब हम क्या देखेंगे कि इसकी वर्किंग को हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे जो कोयल है वो आपकी डिफ्लेक्ट होती है और डिफ्लेक्शन को हम कैसे मेज़र करेंगे और करंट की वैल्यू को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो सपोज द कोयल POKL इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपकी कोयल POQL है, ठीक है, तो हमारी ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, POKL। तो ये हमारी मैग्नेटिक कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल है और इसमें से जो करंट है वो इस तरीके से हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसको हमारी ये जो कोयल है इसको हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप जो मूवेबल हेड H है उसके साथ में हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है और नीचे वाले एंड को हमने एक स्प्रिंग के साथ में ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कोयल की जो लेंथ है, ये हमारी कोयल का नाम क्या है, POKL। तो ये हमारी कोयल का नाम है POKL, ठीक है। तो जो लेंथ है जो PO और KL है, ठीक है, तो यानी कि ये जो हो गई ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये भी इसकी L हो जाएगी और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं ऐसे POKL, तो ये हो गया आपका POKL, ठीक है। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो ये वाला जो पोर्शन है PO वाला, इसको भी हम L से लिखेंगे और इसके जो पैरेलल वाली साइड है इसको भी हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। और ये जो है इसकी ब्रेड्थ है इसको हम B लिखेंगे और ये भी इसकी ब्रेड्थ होगी, इसको हम B से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आपकी कोयल है उस कोयल की जो ब्रेड्थ है वो B है और कोयल की जो लेंथ है वो आपकी L है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें कि जो आपकी कोयल है उस कोयल में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, करंट I उसमें फ्लो कर रहा है और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है जहाँ पे आपने कोयल को रखा हुआ है। और जो कोयल की लेंथ है वो L है और जो कोयल की जो ब्रेड्थ है वो B है। और N क्या है कि कोयल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो अगर हम कोयल का एरिया निकालें तो अभी हमने देखा कि ये हमारी कोयल है POKL, इसमें से जो करंट है वो आपका I फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी ब्रेड्थ B है और ये इसकी लेंथ L है। तो कोयल का एरिया कितना आएगा, कोयल का एरिया आएगा आपका L इंटू B। तो कोयल का जो एरिया होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है। तो ये हमारा कोयल का एरिया हो गया L गुना B। और क्योंकि मैंने तो यहाँ पे एक ही टर्न दिखाया हुआ है लेकिन हमारी जो कोयल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमारे पास जो कोयल है इसमें बहुत सारे आपके ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमने मान लिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें हमारी कोयल में जो है वो N नंबर ऑफ टर्न्स हैं कोयल के अंदर, ठीक है। और जो कोयल का एरिया हो गया, ईच टर्न का जो एरिया है वो किसके बराबर है, L क्रॉस B। कोयल का जो पहला टर्न है मान लो ये है, उसका एरिया L क्रॉस B है। इसके अंदर जो दूसरा टर्न होगा उसका भी एरिया क्या होगा, L क्रॉस B। उसके अंदर जो तीसरा टर्न होगा उसका एरिया भी कितना होगा, L क्रॉस B, ठीक है। तो हर टर्न का जो एरिया है वो L क्रॉस B है। इसके बाद लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या बताया गया है कि थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा आपका कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन ऑलरेडी प्रूव्ड दैट rectangular current carrying coil when placed in a magnetic field experiences a torque given by। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ही हमारी कोयल, जिसमें कि ये हमारी कोयल इस तरीके की है, इसमें जो हमारा करंट है वो आई करंट है, और जैसे ही हम इस कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाती है, एक टॉर्क लगाती है। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कोयल पे कितना टॉर्क लगाएगी, टॉर्क का जो सिंबल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, टाउ। टाउ का जो सिंबल होता है, ये टाउ क्या है, टॉर्क का सिंबल होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर क्या लगाएगी, एक टॉर्क लगाएगी, और टॉर्क का जो सिंबल है वो टाउ होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ही हमारी जो करंट कैरिंग कोयल है, इस करंट कैरिंग कोयल को जैसे ही हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाती है, एक टॉर्क लगाती है। ठीक है, और उस टॉर्क को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल हमारा टॉर्क का सिंबल होता है। तो कितना टॉर्क वो लगाएगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये, टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा, इतना टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड कोयल के ऊपर लगाएगी, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये वाला जो टॉर्क है ये इसके ऊपर लगेगा, टॉर्क के ऊपर। एन क्या है, एन उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई जो है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ए जो हो गया कोयल का एरिया हो गया, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल विच द, तो यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, विच द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो कि अगर ये कोयल है आपकी, ठीक है, तो ये जो ये कोयल होगी तो ये कोयल का नॉर्मल होगा, तो ये जो है ये कोयल का नॉर्मल होगा। ठीक है, और ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल विच नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थीटा आपका कौन सा एंगल है, थीटा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो थीटा आपका किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये जो आपकी कोयल है, ठीक है, तो इस कोयल का जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमें पता है कि जो कोयल का नॉर्मल होता है हमेशा नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो ये कोयल का नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो जैसे ये हमारी कोयल है तो ये कोयल का नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द कोयल होगा ये, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा है। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल, यानी कि जो कोयल का नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो कितना एंगल बना रहा है उसको हम थीटा एंगल कहते हैं। तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा NIAB साइन थीटा। ठीक है, तो उसने कहा है कि फिर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी रेडियल है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी रेडियल है। तो रेडियल का मतलब हमने क्या बताया कि जो प्लेन ऑफ कोयल है दैट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या बताया इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है, और अभी हमने इसमें रेडियल का मतलब क्या बताया,
इसमें हमने रेडियल का मतलब क्या बताया कि जो आपका प्लेन है कॉइल का और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में हैं। तो इसका मतलब अभी हमने देखा कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है। थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के और प्लेन के परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो अभी हमने देखा, इसको ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी। थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री क्यों आएगी, तो क्योंकि हमने देखा कि जो आपकी फील्ड है वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी रेडियल है। तो अगर मान लो ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल है, ठीक है, तो ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो थीटा जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर के, तो ये जो प्लेन का परपेंडिकुलर है ये इसका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में अब हमें देखना है कि नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी प्लेन है, ये जो आपका कॉइल का जो प्लेन है, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों ये सेम डायरेक्शन में है। लेकिन हमें किस किस के बीच का एंगल देखना है, हमें देखना है थीटा। तो थीटा कौन सा एंगल है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच में। तो ये जो हमारा कॉइल का प्लेन है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इस परपेंडिकुलर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी, क्योंकि फील्ड आपकी कैसी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो हमारा कॉइल का प्लेन है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमें थीटा एंगल देखना है प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ये हो गया प्लेन का परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 90 डिग्री हो गई। तो थीटा जो होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ही आप कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर टॉर्क लगा रही है और उस टॉर्क की वैल्यू जो होती है NIAB साइन थीटा है। फिर हमने देखा कि थीटा जो है वो किस किस के बीच का एंगल है, कि जो आपकी कोयल का नॉर्मल बना रहा है। ठीक है, कोयल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बना रहा है, वो थीटा एंगल है। फिर हमने देखा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी रेडियल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि जो कोयल का नॉर्मल होगा, कोयल का जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और थीटा की वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90, और हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, NIAB। साइन थीटा की वैल्यू जो है साइन 90 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी कोयल पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क उसको क्या करती है, घुमाने का काम करती है। तो इस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो इस टॉर्क की वजह से हमारी जो कोयल है वो हमारी डिफ्लेक्ट हो जाएगी ड्यू टू दिस टॉर्क। तो जैसे ही हमारा कोयल पे इतना टॉर्क लग रहा है तो इस टॉर्क की वजह से द कोयल गेट डिफ्लेक्टेड, तो कोयल जो हमारी है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड द फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप गेट्स ट्विस्टेड। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारी कोयल है वो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इस पे इतना टॉर्क लगा रही है NIAB, तो ये कोयल को क्या करेगी, घुमाने का काम करेगी, इसको रोटेट करने का काम करेगी। ठीक है, तो जैसे ही ये इसको रोटेट करने का काम करेगी, क्योंकि इसके साथ ये किसके साथ कनेक्ट है, ये यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज के साथ में कनेक्ट है। तो जैसे ही हमारी ये जो कोयल है, ठीक है, मान लो पहले हमारी जो कोयल थी ये ऐसे थी, अब इस पर हमने टॉर्क लगा दिया, तो टॉर्क हमने इतना लगाया NIAB। तो टॉर्क लगाने के बाद फिर ये क्या हो जाएगी, हमारी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये मान लो डिफ्लेक्ट होके हमारी कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। तो जैसे ही ये कोयल हमारी डिफ्लेक्ट हो गई तो ये अपर एंड जो है इसका ये किसके साथ में कनेक्ट है,
ये जो इसका अपर एंड है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज जो हमारा है, ये हमारी कौन सी वायर के साथ में कनेक्ट है, ये हमारी फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है उसके साथ में कनेक्ट है। तो ये जो आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी ट्विस्ट हो जाएगी। ये भी आपकी जैसे स्प्रिंग आपका ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, तो ये भी आपका ट्विस्ट हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग आपका ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो या स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें कि जैसे ही यहाँ पे आपने क्या लगाया, टॉर्क लगा यहाँ पे इस कोयल के ऊपर, तो ये टॉर्क कितना लगा यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू NIAB का टॉर्क लगा। तो ये टॉर्क क्या करता है, इस कोयल को रोटेट कर देगा, क्योंकि टॉर्क इसको रोटेट करने का काम करेगी। तो जैसे ही ये टॉर्क हमारी कोयल को रोटेट करेगा, तो इसके साथ में, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्ट है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के साथ में कनेक्ट है, तो ये वाली जो वायर है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ट्विस्ट हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग हमारा ट्विस्ट हो जाता है, तो ये जो वायर इसके साथ लगी हुई है कोयल के अपर एंड के साथ में, ये वाली जो वायर हमारी जुड़ी हुई है ये भी क्या हो जाएगी, आपकी ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस वाली जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक टॉर्क लगाती है जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, और उस टॉर्क की वजह से जो हमारी कोयल है वो हमारी डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि मान लो पहले हमारी कोयल ऐसी थी, तो अब ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई। ठीक है, तो इसके साथ में जो हमारी फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप कनेक्ट है ये भी आपकी क्या हो जाती है, ये भी आपकी ट्विस्ट हो जाती है, जैसे स्प्रिंग आपका ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपका क्या डेवलप हो जाएगा, जो आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप जो कि आपकी कोयल के साथ में कनेक्ट है, तो ये भी आपकी ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, और ट्विस्ट होने के बाद इसमें एक क्या डेवलप हो जाता है, एक रीस्टोरिंग कपल इसमें डेवलप हो जाता है जो कि इसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले जाने की कोशिश करता है। तो जैसे कि आपने पहले मान लो कि ये आपका नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है, फिर आपने इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्प्रिंग होता है इसमें भी आपका रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरीके से डेवलप हो जाता है, जो इस स्प्रिंग को क्या करता है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है। यानी कि वो उसको कैसे करने की कोशिश करेगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में थी तो इसमें इक्विलिब्रियम में उसको ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हम स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के खींचे तो ये एक्सपैंड हो जाता है और इसके अंदर भी आपका रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है। जैसे कि स्प्रिंग को अगर हम दबाएं, जैसे कि ये आपका नॉर्मल स्प्रिंग है, अगर आप इसको दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस करें, दोनों तरफ से दबाएं, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके अंदर भी आपका क्या डेवलप हो जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, हर चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको दबा के रखें तो हमारे हाथों में पेन महसूस होता है, क्योंकि स्प्रिंग भी हमारे हाथों के ऊपर फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है जो कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि ये आपकी कोयल थी, जैसे ही आपने इस कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होने से इसके साथ में ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है ये भी आपकी ट्विस्ट हो जाती है, और जैसे ये ट्विस्ट हो जाती है तो इसमें भी क्या डेवलप हो जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स किसके अंदर डेवलप हुआ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है जो कि आपकी ट्विस्ट हुई है उसमें एक रीस्टोरिंग कपल, एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप हो जाता है जो कि उस कोयल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करती है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर
अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज़ द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सस्पेंशन फाइबर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कोयल। तो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा आपका एक एंगल है कि इसमें कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है सस्पेंशन फाइबर में ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कोयल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले जो हमारी कोयल थी वो ऐसे थी और इसके साथ में हमारी जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप थी वो ऐसे थी। अब हमारी जो कोयल है वो डिफ्लेक्ट हो गई है, मान लो हमारी कोयल जो है वो ऐसे हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसके साथ में ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप थी ये भी क्या हो जाएगी? ये भी आपकी ट्विस्ट हो जाएगी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ट्विस्ट हो जाएगी। और इसमें भी क्या डेवलप हो जाएगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कि इस फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप को ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो कोयल, ये जो हमारी फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो हमारी स्ट्रिप है, ये जो ट्विस्ट हुई है, इसमें कितना जो है, कितना एंगल इसमें प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया कि कितना ट्विस्ट इसमें प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें जो अल्फ़ा है वो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है। किसमें प्रोड्यूस हुआ है? सस्पेंशन फाइबर, जो हमारी फास्फोरस ब्रॉन्ज की फायर है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कोयल। तो अल्फ़ा क्या है कि कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है, कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है। अल्फ़ा का मतलब कि इतना ट्विस्ट जो है, इतना एंगल जो है वो आपका ट्विस्ट हो गई है। किस वजह से वो ट्विस्ट हुई है? कि क्योंकि कोयल आपकी रोटेट करी। कोयल हमारी क्यों रोटेट करी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने उसके ऊपर टॉर्क लगाया। तो कोयल के रोटेशन की वजह से, ठीक है, तो कोयल के रोटेशन की वजह से जो हमारी फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है उसमें कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ? उसमें अल्फ़ा जो है वो ट्विस्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे के क्या दिया हुआ है? के जो है, के बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन फाइबर। तो यहाँ पे के क्या है कि पर यूनिट एंगल कितना रीस्टोरिंग कपल जो है वो आपका डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो के है, के यहाँ पे है कि कितना जो रीस्टोरिंग कपल है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे जो के है वो उसकी क्या डेफिनेशन है कि के जो है वो कितना रीस्टोरिंग कपल डेवलप होता है पर यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगल कितना रीस्टोरिंग कपल आपका डेवलप हो रहा है। के क्या है? कितना रीस्टोरिंग कपल आपका डेवलप हो रहा है पर यूनिट एंगल। और हमारा कितना एंगल, हमारा कितना एंगल तक ट्विस्ट हुई है? हमारा वो अल्फ़ा एंगल तक ट्विस्ट हुई है। तो हमारा वो कितने एंगल तक ट्विस्ट हुई है? हमारी वो अल्फ़ा एंगल तक ट्विस्ट हुई है। तो जो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा? के अल्फ़ा। तो हमारा जो ट्विस्ट है वो कितना है? अल्फ़ा तक वो ट्विस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो के है वो आपका कितना रीस्टोरिंग कपल होगा, कितना जो है वो रीस्टोरिंग कपल होगा पर यूनिट एंगल में, कि अगर हमारा एक यूनिट एंगल है तो कितना रीस्टोरिंग कपल होगा। और हमारा एंगल कितना, कहाँ तक ट्विस्ट हुई है? हमारी कितने एंगल तक ट्विस्ट हुई है? हमारी जो है वो अल्फ़ा एंगल तक ट्विस्ट हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क निकालने के लिए दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के का मतलब हो गया कि कितना रीस्टोरिंग कपल है पर यूनिट एंगल। के का मतलब हो गया कितना रीस्टोरिंग एंगल है, कितना रीस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट एंगल। और हमने क्या उसको क्या किया है कि हमने कितना ट्विस्ट किया है? उसको अल्फ़ा एंगल तक ट्विस्ट किया है। तो ये जो के अल्फ़ा होगा, ये जो के अल्फ़ा होगा ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि उस जो हमारी सस्पेंशन फाइबर है, जो हमारी फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है, जो हमारी वो ट्विस्ट हुई है, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा कि जो आपकी कोयल है उस कोयल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो जैसे ही आप कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाती है और उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। तो पहले हमारी कोयल ऐसे थी, ठीक है। इसके बाद वो कोयल हमारी कैसे हो जाती है? वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो डिफ्लेक्ट होती है तो वो हमारी जो जिसके साथ वो अटैच है, ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की है, ये भी हमारी ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है ये फिर
अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है और इस पे भी क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फास्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है, जो कि आपकी ये जो फास्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है, ये जो आपकी ट्विस्ट हो चुकी है, इसके अंदर भी आपका एक रीस्टोरिंग कपल डेवलप होगा। फोर्स अगर डेवलप होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। तो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर क्या डेवलप होगा, रीस्टोरिंग का मतलब जो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फिर ये रीस्टोरिंग कपल को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फोर्स से ही आपका कपल प्रोड्यूस होता है। कपल का मतलब टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। तो इस कॉइल में कितना रीस्टोरिंग कॉइल, ये जो आपकी ट्विस्ट हुई है फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप प्रोड्यूस हुई है, ये किसमें, ये इसमें कितना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होएगा। तो हम निकाल रहे हैं कि इसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क की होगी, तो यहाँ पे हमने दिया कि इसमें के की जो वैल्यू है, के किसके बराबर है, के जो है कि कितना रीस्टोरिंग कपल इसमें पर यूनिट एंगल जो है डेवलप हुआ है और कितने एंगल तक आपने उसको ट्विस्ट किया है, अल्फ़ा एंगल तक जो है आपने उसको ट्विस्ट किया है। तो ये के अल्फ़ा जो है ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग, तो ये किसके बराबर होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है जो आपकी ट्विस्ट हुई है, तो उसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, के अल्फ़ा। तो जैसे हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस होती है, जैसे कि आर हो गई, ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गई। ठीक है, तो अगर हमें इसकी देखना है कि इसकी जो है 50 सेंटीमीटर में कितनी रेजिस्टेंस है, तो इसको फिर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी सस्पेंशन फाइबर थी, जो आपकी फास्फर ब्रॉन्ज की जो आपकी वायर जो ट्विस्ट हुई है, उसमें कितने एंगल से वो ट्विस्ट हुई है, मान लो कि वो अल्फ़ा के एंगल से ट्विस्ट हुई है। ठीक है, और फिर इसमें के जो है उसमें है कि अगर एक एंगल 1 डिग्री के एंगल से अगर वो ट्विस्ट होती है, तो उसका जो रीस्टोरिंग कपल कितना डेवलप होता है, उसमें 1 डिग्री के घुमाने से कितना ट्विस्ट होता है उसमें के का, और अगर हम उसको अल्फ़ा डिग्री के एंगल से घुमाएं तो उसमें कितना रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, के अल्फ़ा। तो ये इसमें ध्यान देना आपको कि यहाँ पे जो के की जो वैल्यू होती है रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल है वो। ठीक है, कि अगर कोयल जो है वो कोयल के डिफ्लेक्ट होने से अगर आपकी जो सस्पेंशन फाइबर है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, उसमें अगर 1 डिग्री के एंगल से वो घूम रही है, तो उसमें कितना रीस्टोरिंग कपल डेवलप हो रहा है, के का, और हम उसको कितने एंगल से घुमा रहे हैं, हम उसको अल्फ़ा एंगल से घुमा रहे हैं, तो उसमें कितना रीस्टोरिंग कपल डेवलप होगा, के इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ने जो है वो कितना लगाया है, तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी आपकी, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है और जो आपका फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के अंदर जो आपका डेवलप हो रहा है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो आपका लगा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना टॉर्क लगा रही है, NIAB। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रही है आपका, NIAB, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है किसके अंदर, फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के अंदर, तो दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है NIAB, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टॉर्क लगा रही है, और के अल्फ़ा क्या है कि कितना टॉर्क आपका फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है वो है NIAB, और कितना टॉर्क जो है वो कितना टॉर्क जो है वो फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो है आपका के अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई विल बी के अल्फ़ा अपॉन NAB। तो आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, के अल्फ़ा अपॉन NAB। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये आपकी कांस्टेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी, और जी क्या होता है आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो जी आएगा वो किसके बराबर आएगा, जी इज़ द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी, आई जो है वो किसके बराबर है, आई इज इक्वल टू जी अल्फ़ा, और ये जो जी होता है ये किसके बराबर होता है, N अपॉन NAB। तो हमने देखा के जो है ये
भी आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कोयल भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है वो भी कांस्टेंट है। तो इस पूरे टर्म्स को हम एक कांस्टेंट के लिए लिख लेते हैं और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख देते हैं, जी। तो जी आपका क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और हमने देखा यहाँ पे कि ये जो कांस्टेंट हो गया तो आई इज इक्वल टू जी अल्फ़ा। तो जी तो आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो अल्फ़ा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आई है वो जी अल्फ़ा के बराबर है और जी जो है वो आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिफ्लेक्शन के। यहाँ पे हमने देखा कि जो आई है और ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है कि कितना जो है प्रोड्यूस हुआ है आपका डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कोयल। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है आपकी, ये डिफ्लेक्शन है और आई जो है वो करंट है। तो जितना डिफ्लेक्शन होगा उसी से ही हम क्या मेज़र कर सकते हैं, करंट को मेज़र कर सकते हैं। अगर डिफ्लेक्शन तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है जो आपकी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है और आई जो है वो आपका करंट है। तो डिफ्लेक्शन से ही हम किसको मेज़र कर सकते हैं, करंट को मेज़र कर सकते हैं। अगर डिफ्लेक्शन आपकी ज़्यादा होगी इसका मतलब करंट जो है वो ज़्यादा है, अगर डिफ्लेक्शन आपकी कम है इसका मतलब करंट आपका कम है, और अगर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है इसका मतलब करंट की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में हमने देखा कि यहाँ पे जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोयल में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो करंट जो है उस करंट को हम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, उसको हम अल्फ़ा के साथ में रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी उसी से ही हम किसकी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, उसी से ही हम करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो सच ए गैल्वेनोमीटर हैज़ ए लीनियर स्केल टू डिटेक्ट द करंट। तो यहाँ से हम इस तरीके से करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही आप कोयल को क्या करते हो, कोयल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो कोयल उस पर टॉर्क लगाती है NIAB साइन थीटा। फिर हमने देखा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी। तो कोयल जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है NIAB। तो ये वाला जो टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो कोयल को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, और कोयल के डिफ्लेक्ट होने से उसके साथ जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप लगी हुई है उसमें भी आपका रीस्टोरिंग कपल डेवलप हो जाएगा और इसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा वो किसके बराबर होता है, K अल्फ़ा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने देखा कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है और I इज इक्वल टू जी अल्फ़ा, यानी कि जो करंट है गैल्वेनोमीटर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फ़ा, यानी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर या इन द कोयल। तो जैसे ही हम कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, उसी से ही हम किसको मेज़र कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन कम है तो करंट की वैल्यू कम है, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो है तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है। तो इस तरीके का जो होता है गैल्वेनोमीटर उसको हम कहते हैं इट हैज़ ए लीनियर स्केल टू डिटेक्ट द करंट। तो ये थी हमारी इसकी वर्किंग।